ओके गाइस, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं द प्रेसिडेंट के ऊपर में। यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है प्रेसिडेंट, उसके संग एक्चुअली द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन 2021 में क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम थोड़ा सा तो करेंगे, क्योंकि अगले साल तो वीडियोस देखेंगे लोग, लेकिन उसको शॉर्ट में करेंगे। ओके, अच्छा, नोट्स आप लोग क्यों नहीं ले रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं, मेरे देखो ऐसे नोट्स यहाँ पे रेडी पड़ा है, मैं इसको पढ़ के ही आपको समझाऊंगा। तो अगर मेरे नोट्स के संग आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, जल्दी याद हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो मैं अपन स्टार्ट करते हैं। और प्रेसिडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, थोड़ा सा है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको हंसाऊं और आपको मैं ज्यादा से ज्यादा इजी करके इसको पढ़ाऊं, ठीक है। तो ये मैं अपने नोट से रीड कर रहा हूं जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, उसी से मैं रीड कर रहा हूं। तो आप इस वीडियो को इस नोट्स के संग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर वंस सेड, "Our president is the head of the state but not the executive. He represents the nation but does not rule the nation." तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हमारे स्टेट के हेड है, ठीक है, लेकिन मेन एग्जीक्यूटिव नहीं है वो, ठीक है। वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन हमारे देश को रूल नहीं करते। रूल कौन करता है? रूल तो कोई करता ही नहीं एक्चुअली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बोलते हैं, उनके एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल हेड है। ओके, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ही इज आल्सो द हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर आप प्रेसिडेंट बन जाओगे फ्यूचर में, मेरा बहुत जन के संग ब्लेसिंग है, अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट बनोगे तो आपको फर्स्ट सिटीजन बोला जाएगा कंट्री का, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेकिन वो किसके एडवाइस पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर के, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इन लोग के एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करते हैं। वो अपने आप कोई डिसीजंस नहीं ले सकते, ठीक है। उनको जो भी डिसीजन करना होगा इनकी एडवाइस को लेकर ही वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं तुमको बता दूं, ये वीडियो को ठीक से देखना, क्योंकि कल मैं आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछूंगा, जैसे पूछता रहता हूं ना, एमसीक्यूज पूछता रहता हूं, तो कल इस चैप्टर से भर भर के मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा। और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कितने बच्चे हैं जो इसको फॉलो करते हैं और कल एमसीक्यूज का राइट आंसर देते हैं। तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन तो इसी पैराग्राफ से है, Our constitution is a parliamentary system of constitution. ये parliamentary system of government, ये क्वेश्चन मैंने आज पूछा था एमसीक्यू में। ओके, बहुत जन ने इसका राइट आंसर दिया। Our constitution is a parliamentary system of government. Therefore, the president is to act on the advice of the council of ministers with the prime minister at the head. मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि प्राइम प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, और जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। ओके, नाउ हम लोग पूछ लेते हैं, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो ऑब्वियसली ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। कोई हम लोग बाहर से तो लाएंगे नहीं, अमेरिका का आदमी लाएंगे नहीं बनाने के लिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। अच्छा, उनकी एज, कल मैं इस एज के ऊपर तुम लोग से एमसीक्यू पूछूंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुन लो, कल इसका आंसर देना। आई डोंट वांट अ सिंगल रॉन्ग आंसर, ठीक है। कल इसके ऊपर एक एमसीक्यू होगा डेफिनेटली। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स। कितना ईयर? 35। हाँ, तुम्हारे साथ 35 से ज्यादा है, आई कैन बी द प्रेसिडेंट, ठीक है। पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, अपन देखेंगे आगे। ही इज क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन तो इनहेरिट है, वो प्रेसिडेंट के साथ होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आपको पता है, ऐसा कोई भी ऑफिस वो नहीं होल्ड करना चाहिए जिससे उनको डायरेक्ट फायदा हो। प्रेसिडेंट बन के अगर उनके बिजनेस को फायदा हो रहा है तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी चेंज आया है, चेंज अभी नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। The presidential candidate will have to be proposed by 50 members of the electoral college, ठीक है, that is MPs और MLAs, and seconded by another 50 members. ये आपको समझ में नहीं आया होगा। पहले के जमाने में क्या था ना, कोई भी आदमी प्रेसिडेंट के लिए अपना नाम दे देता था, तो इसके लिए बहुत सारे लोग रेस में आ जाते थे। तो अभी थोड़ा चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो पहले आपको 50 आदमी लोग आपको नाम रेफर करना चाहिए। माने मैं अगर बोलूं मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। 50 मेंबर्स को कम से कम, जो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज माने वो लोग जो बेसिकली वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, उनके 50 आदमी को पहले आपका नाम को बोलना पड़ेगा कि हाँ हम इनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद उसको सेकंड करना पड़ेगा। अब भाई अनदर 50 सेकंड क्या होता है जानते हो? सपोज कर लो मैंने बोला कि रमेश को मैं प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूं, तो पीछे से महेश बोल रहा हाँ मैं भी सेकंड कर रहा हूं, माने मैं भी उसका नाम को सपोर्ट कर रहा हूं। तो 50 आदमी नाम लेंगे,
और 50 आदमी उनके नाम को सेकंड करेंगे, तभी आप प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट हो सकते हो। इसको थोड़ा टफ बना दिया है, पहले ये बहुत इजी था, ठीक है, इसको बहुत इजी प्रोसेस था, लेकिन अब यार प्रेसिडेंट तो बहुत ऊंची पोस्ट है, तो थोड़ी तो गरिमा मेंटेन करनी पड़ेगी ना। अब अपन बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज की, ठीक है। तो पहले इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसको ध्यान से सुनना, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट माने लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ठीक है, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये एक तो ट्रिक है, काउंसिल के लोग नहीं आएंगे, माने एमएलए आएंगे, एमएलसी नहीं आएंगे, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का ये तो अलग ही इसका थ्योरी है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे हम लोग को जरूरत नहीं है, इसी के लिए मैं इस वीडियो में अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग को पूछता नहीं है इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वरना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं आपको इलेक्टोरल कॉलेज फिर से बोलता हूं, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट करता है किसका? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, माने जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, बोथ हाउस माने क्या हो गया? लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द स्टेट्स ऑफ द स्टेट्स, माने हमारी जितनी भी जो स्टेट है जिनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके मेंबर। फिर से बोल रहा हूं, एमएलसीज आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। लेकिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी पोजेसिंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली, माने जो भी यूनियन टेरिटरी है जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो हमारे यहां बेसी है ही नहीं, हमारे खाली दिल्ली की है और पुडुचेरी की है। तो यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी का जो यूनियन टेरिटरी है उनके लेजिस्लेटिव असेंबली आ गए, ठीक है, सारे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ गए, और दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आ गए, लोकसभा और राज्यसभा। ये सारे मेंबर्स जो है, इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ये लोग में से 50 आदमी पहले उनका नाम को प्रेजेंट करेंगे, फिर 50 आदमी उनके नाम को सेकंड करेंगे, तब हमारा प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। वेइंग ऑफ वोट्स, वोट्स को इलेक्ट करते हैं हम लोग, इसका सिस्टम होता है, ठीक है। एक एमएलए का वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? एक वोट का वैल्यू कैसे निकलता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, माने सपोज करो वेस्ट बंगाल में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, माने डिवाइडेड बाय हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हैं, ठीक है। बंगाल का पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितने मेंबर्स हैं इनटू 1000, उसका जो वैल्यू आएगा वो एक वोट का वैल्यू होता है, ठीक है। जब एक एमएलए वोट देता है तो उस वोट का बराबर उतना वो बराबर होता है उस वोट के, ठीक है, उसके बाद गिनती होती है, ठीक है। नाउ एक और बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही यूनिक बात है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन माने क्या होता है? हम लोग का इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शंस, उसमें हम लोग बीजेपी या किसी भी पार्टी के लिए वोट करते हैं। जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेकर आती है उस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाया जाता है, उस पार्टी का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। जैसे हमारे बीजेपी का 318 सीट आया था, उन्होंने इलेक्शन जीता, उस पार्टी का जो हेड था, जो भी उनका जो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था, जैसे इन दिस केस मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे? ये इलेक्टोरल कॉलेज वाले लोगों को किसने चुना? हमने चुना। अब ये हमारे प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं, ठीक है, माने हम लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं देते, ठीक है। अब इसका रीजन क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि पब्लिक प्रेसिडेंट के लिए वोट क्यों नहीं करती, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो यह है कि हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो गवर्नमेंट है हमारी, प्रधानमंत्री को हमने ऊपर रखने की कोशिश की है ना। हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल है, क्यों? क्योंकि उसको लोगों ने डायरेक्टली चुना है। अगर प्रेसिडेंट को भी लोग चुनेंगे तो आप सोचो पावरफुल कौन हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमारा तो डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ क्या होता है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो हमारे यहाँ तो पब्लिक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर पब्लिक ने प्रेसिडेंट को चुन लिया तो फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में कौन ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को तो डायरेक्ट वोट मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर तो हो सकता है उसकी पार्टी के कारण जीत रहा है। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर से ऊपर पावर प्रेसिडेंट को दे, पब्लिक पावर। इसी के लिए हम लोग प्राइम मिनिस्टर की सुप्रीमेसी रखना चाहते हैं, ठीक है। If the president is also elected by the people, it will be unfair to him not to give any power and make him a nominal head only. तो प्रेसिडेंट बोलेगा भाई मेरे को तो पूरी पब्लिक का सपोर्ट है, फिर भी आपने मेरे को मेजर पावर नहीं दिया, मेजर पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, मुझे नॉमिनल हेड क्यों बनाया आपने, ठीक है। नंबर 2, पावर इन द हैंड ऑफ द मासेस। With India being a country with too many illiterate people, एक टाइम था हमारे कंट्री में काफी लोग ऐसे थे जिनका लिटरेसी रेट काफी कम थी हमारे इंडिया में। उस जमाने में अगर जैसे 1950s 55 की बात कर लें, उस जमाने में अगर लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते, जिनको इतना नॉलेज ही नहीं था,
तो गलत इलेक्शन हो सकते थे, ठीक है। आज तो फिर भी लोग जानकार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो हम लोग ठीक से चुन सकते हैं। तो हम लोग उतना पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक को देना नहीं चाहते थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मशीनरी की बात कर लें, इट वुड बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉन मशीनरी फॉर इलेक्शन इन व्हिच मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव टू पार्टिसिपेट। अब प्रेसिडेंट कोई छोटी तो बात है नहीं, हमारा इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री में अगर हमको वोटिंग करनी होती तो कितनी मशीनरी चाहिए, कितना हम लोग को माने ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बाकी खर्चा भी है, ठीक है। तो इतना बड़ा खर्चा क्यों ले हम बार बार, पहले तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए खर्चा, फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खर्चा, हमारा देश का इलेक्शन ही करवाता रहेगा, काम कब करेंगे हम लोग, ओके। और डिग्निफाइड अफेयर्स, एक और, loads of time, energy and money would be involved in a direct presidential election and it would not be fair for a nation to undergo a massive election, hence he should be elected by a dignified electoral college। माने हम लोग बार बार देश को खर्चा देना नहीं चाहते, तो हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है उनको तो हमने ही चुना है, तो हम उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि वो हमारे लिए बेटर प्रेसिडेंट चुनेंगे। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नहीं हुआ तो मुझे पूछना, और कल मैं इसके और बहुत सारे एमसीक्यूज पूछूंगा, रेडी रहना। नोट्स ले लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी के रेडी हैं, इंग्लिश के भी चल रहे हैं, आप बहुत मिनिमम चार्जेस है नोट्स के, आप नोट्स के संग पढ़ोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब बात कर लेते हैं टर्म्स ऑफ ऑफिस की। सबको पता है प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चूज होता है, सब चिल्लाएंगे अभी, इसके ऊपर भी कल एमसीक्यू पूछूंगा, रॉन्ग मत बता देना आंसर, ठीक है। 5 इयर्स के लिए चूज होता है, लेकिन ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। हम चाहें तो 2 बार एक ही प्रेसिडेंट को चूज कर सकते हैं। क्या ऐसा इंडिया में हुआ है? यस, हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार लगातार चूज हुए थे, ओके। रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं, वो कैसे रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट? ही मे रिजाइन बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट व्हिच हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर वो चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को लिख के देना पड़ेगा, और वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा की जो स्पीकर है उनको बता देंगे कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इंपीचमेंट के बारे में। यू नो व्हाट इज इंपीचमेंट? ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपीचमेंट, ठीक है। इंपीचमेंट एक प्रोसेस होता है by which a legislative body addresses legal charges against a government official। माने अगर हमको किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को निकालना है या उसको पोस्ट से हटाना है, इमेजिन करो इंडिया अपने प्रेसिडेंट को हटाना चाहता है, बहुत दुख की बात है, पूरे इंडिया के लिए बेइज्जती की बात होगी। अगर हमको अपना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, क्यों हटाना है? क्योंकि उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, ठीक है, या उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में घपला किया, ठीक है, कोई लीगल चार्ज है उनके अगेंस्ट में। लेकिन देश के लिए ये बहुत गंदी बात होती है, देश के लिए बहुत खराब बात होती है कि उनका जिस आदमी को हमने इतना इज्जत दिया है, जिस आदमी को हमने हेल्प ऑफ द अफेयर्स में रखा है, अगर उसको देश इंपीच करने वाला है तो ये देश के लिए, उस आदमी के लिए तो पर्सनली बहुत बेकार बात है ही, लेकिन देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। वी आर वेरी ग्लैड कि हमारे कोई भी प्रेसिडेंट आज तक इंपीच नहीं हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में इंपीचमेंट चल रहा था, आपको देखा होगा कि उनके अगेंस्ट में इंपीचमेंट वोट लेकर आया गया था, बहुत गलत बात है, माने इट्स देश का नाक कट जाता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन क्या इंपीचमेंट हो सकता है प्रेसिडेंट का? यस, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हो सकता है, लेकिन क्या इसका प्रोसीजर सिंपल होगा? आपको लगता है? ऑब्वियसली सिंपल नहीं होगा। हम लोग चाहेंगे कि प्रेसिडेंट नहीं हटे क्योंकि देश की इज्जत नहीं जानी चाहिए। तो प्रोसीजर क्या है? आपको अगर इंपीच करना है तो प्रोसीजर क्या है, मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, ठीक है। हम लोग का आर्टिकल 61 में इसके बारे में बात की है। When a president is to be impeached or violation of the constitution, माने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में वो काम करते हैं, the charge shall be preferred by either house of parliament। माने उनको पहले तो वो जो चार्ज है ना, दोनों हाउस जो है, लोकसभा या राज्यसभा, वो किसी भी एक हाउस में वो चार्ज क्रिएट हो सकता है। माने कोई भी एक हाउस उनके ऊपर चार्ज लगा सकता है, इल्जाम लगा सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, मैं तो बता रहा हूं। सबसे पहले तो इल्जाम लगाने से पहले कम से कम 1/4 क्या the proposal to profess such change is contained in a resolution which has been moved at least 14 days notice in writing and signed by not less than 1/4 of the total number of members। माने पहले खाली इल्जाम लगाने के लिए हमको 1/4 मेंबर इल्जाम लगाने चाहिए, माने उनको साइन करना चाहिए, और 14 डेज का क्लियर डे नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि बस उड़ गए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आपने चार्ज लगा दिया तो फिर वोटिंग होगी। वोटिंग में 2/3 मेंबर बोलना चाहिए कि हां हम इनको रिजाइन कराने वाले हैं, हम चाहते ही हट जाए। चलो लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। सपोज कर लो मेरे जैसे हम लोग के 400 आदमी है एक तो हाउस में, ठीक है, 400 आदमी, तो 1/4 माने क्या हो गया? 100 आदमी, ठीक है। 100 आदमी कम से कम बोलना चाहिए कि हां हमको प्रेसिडेंट को इंपीच करना है और 14 डेज का लेटर देना पड़ेगा। लेकिन क्या वो 100 आदमी हटा सकते हैं? नहीं, 2/3 मेजॉरिटी को पास करना पड़ेगा, ठीक है।
तो माने 2/3 का मतलब हो गया कम से कम तो 250 आदमी लोग को बोलना पड़ेगा कि हाँ हम इनको हटाना चाहते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन अराउंड उतना ही कुछ अप्रोक्सीमेटली उतना आदमी को बोलना पड़ेगा कि हाँ हम हटाना चाहते हैं। लेकिन क्या हट गए? अभी भी नहीं हटे। मान लो लोकसभा में जनरेट हुआ था ये इशू, तो फिर उसको राज्यसभा में भेजना पड़ेगा। ठीक है, राज्यसभा में ये सारा का सारा प्रोसीजर लौटाया मैंने फिर से इसको किया जाएगा। ठीक है, तो अब लेकिन इसमें एक बात और है, व्हेन अ चार्ज हैज बीन सो प्रिफर्ड बाय अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज। माने अगर लोकसभा में चार्ज क्रिएट किया गया है और उन्होंने पास भी कर दिया है, तो फिर राज्यसभा वाले उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसमें एक और बात है, cause the charge and the president shall have the right to appear and to be represented at such investigation। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो प्रेसिडेंट खुद पर्सनली आ सकते हैं राज्यसभा में और अपना सफाई दे सकते हैं। वो चाहे तो अपना वकील भी ला सकते हैं और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि मैंने गलत नहीं किया है। माने प्रेसिडेंट को भी एक चांस दिया जाता है अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी सपोज कर लो अभी लोकसभा से राज्यसभा में आ गया है, राज्यसभा के लोग ये बोल देते हैं कि नहीं भाई आप गलत हो, और वो भी 2/3 मेजॉरिटी से अगर पास करवा देते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट इंपीच हो सकते हैं। तो आप देख लो प्रोसेस, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो किसी भी हाउस में इनके अगेंस्ट में केस चालू हो सकता है। इट कैन बी लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी। अब मान लो अगर लोकसभा में हुआ या राज्यसभा में हुआ, राज्यसभा ले लेते हैं क्योंकि लोकसभा एग्जांपल दे दिया। अगर राज्यसभा में हुआ तो पहले आपको 1/4 आदमी को लिखना पड़ेगा कि हम ये चार्ज को मूव करना चाहते हैं। ठीक है, और 14 डेज का क्लियर डेट नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद वहां पे वोटिंग होगी। अगर 2/3 लोग के राज्यसभा के मेंबर बोल दिया हाँ ठीक है इंपीच करना है, तभी भी इंपीच नहीं होगा, फिर वो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में प्रेसिडेंट को पावर है कि वो अपने आप की बात बोल सके, वो अपनी बात को रख सके। वो चाहे तो कोई अपने आप को लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी ला सकते हैं अपनी बात बुलवाने के लिए, और उनको एक मौका मिलता है कन्विंस करने के लिए। अगर उन्होंने कन्विंस किया और लोग कन्विंस हो गए तो हो सकता है उनके अगेंस्ट में वोटिंग नहीं हो। लेकिन अगर वो कन्विंस नहीं हुए हैं और 2/3 लोग ने भी बोला नहीं भाई आप जाइए, हमको आप नहीं चाहिए, आप गलत कर रहे हो, तो फिर प्रेसिडेंट अगर उनका भी पास हो गया तो प्रेसिडेंट इंपीच हो जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो करीब 15-16 मिनट्स का वीडियो हो गया है, इसी के लिए हम इसको भी यहां पे ब्रेक ले रहे हैं। 15 मिनट आप पढ़ लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, इंपीचमेंट समझ जाओ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2।